जय हिंद दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं 6.1 टॉपिक में और आज का टॉपिक है हमारा हायर एजुकेशन इन इंडिया। तो अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये वाला रिपोर्ट रिलीज किया है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट, आईसे रिपोर्ट के 2019-20 के लिए। ये वाला रिपोर्ट में जो भी डेटा दिया हुआ है 2019-20 का ये डेटा है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ है ये बेसिकली हर साल एक सर्वे होता है जो वॉलेंटरी अपलोडिंग ऑफ डेटा के कारण होता है। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट्स है वो वॉलेंटरी अपलोड करते हैं, उनको मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपलोड करना ही है, तो वो लोग वॉलेंटरी अपलोड करते हैं डेटा और उसके अकॉर्डिंगली ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें खर्चा कुछ होता नहीं होगा। नॉर्मली ये एनुअल वेब बेस्ड सर्वे कंडक्टेड सिंस 2010-11 से लगातार ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। तो अभी हम लोग डेटा देखेंगे, जो भी डेटा दिया हुआ है तो इस वाले रिपोर्ट को कोट करके उस सारे डेटा को हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने आंसर्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए GER एक टर्म दिया हुआ है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें। GER इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द एलिजिबल एज ग्रुप, ठीक है, इनरोल इन हायर एजुकेशन। तो इस एज ग्रुप का जो भी बच्चे लोग हैं 18 से 23 साल के जितने बच्चे हैं उसमें से कितने बच्चे हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड हैं, ठीक है, एडमिशन ले चुके हैं, तो उसको बोलते हैं GER रेशियो। मान लीजिए कि 10 करोड़ बच्चे भारत में है 18 से 23 साल के बीच में, उसमें से अगर 1 करोड़ बच्चे आपका भर्ती है हायर एजुकेशन में तो बोलेंगे 10% हमारा GER है, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। उसी तरह यहाँ बताया गया कि GER फॉर वुमेन इज 27.3% एंड मेन इज 26.9%। यहाँ भी कुछ डेटा है, यहाँ भी कुछ डेटा है, हमें एक टाइप का बस एक ही डेटा याद करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग को पूछेगा कि हायर एजुकेशन का क्या भाई स्थिति बताओ, ठीक है, तो उसमें हम लोग डाल सकते हैं कि भाई फीमेल जो है हायर एजुकेशन में एकदम मेल के बराबर है, ज़्यादा ही मान लीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कंक्लूजन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन में लिख सकते हैं क्योंकि हैप्पी एंडिंग टाइप समथिंग है, अच्छा चीज़ है ये, ठीक है। और डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दिया हूँ, मतलब हाईलाइट कर दिया हूँ, आपको जब ये याद हो जाएगा तो डिलीट कर देना, ओके। तो ये डेटा हमें याद करना है कि 27.3% है और 26.9% मेन के लिए, ओके। पुपिल टीचर रेशियो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एवरी टीचर, एक टीचर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, या फिर कितने बच्चे में एक टीचर है। तो ये एवरेज 26 है, तो एक टीचर में 26 बच्चा है, एक टीचर मतलब 26 बच्चे को पढ़ाता है एवरेज। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा वेरिएंस है, बहुत ज़्यादा डेविएशन है इसमें। डेविएशन ये कि 50 एक बच्चा में 50 टीचर है बिहार झारखंड वाले इलाके में, और तमिलनाडु कर्नाटका वाले इलाके में एक टीचर में 18 बच्चे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, लेकिन एवरेज है 26, ओके। तो एक डेटा हमारा ये हो गया, एक डेटा हमारा ये हो गया, सब ये हो गया, ठीक है, ओके। मूविंग अहेड, यहाँ पर देखिए प्रीफर्ड एजुकेशनल स्ट्रीम्स बोला गया कि 85% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर इनरोल्ड इन ये सारे ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT। तो और कौन सेक्टर बचा? बहुत कम और भी सेक्टर्स बचे हैं, बहुत कम से लिटरेसी वगैरह जो भी इंग्लिश वगैरह हो गया। तो 85% इसमें है, तो ऑब्वियस बात है, तो इसमें डेटा डालो नहीं डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये चीज़ है ना आपका क्या है, ये देखिए की फाइंडिंग्स है, ठीक है। तो की फाइंडिंग्स हम लोग किस तरीके से यूज करना है, किस की फाइंडिंग में हमें वही चीज़ याद करना है जो फैक्ट्स है और जो हम आंसर्स में अपना यूज़ कर सकते हैं। मे बीट इंट्रोडक्शन, बीट कंक्लूजन, कहीं भी यूज़ करना, या फिर इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है। इसी से क्वेश्चन फ्रेम होंगे, आपको क्वेश्चन कर देगा कि बताओ भाई आप हमारा जो पुपिल टीचर रेशियो है एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो जो चीज़ रिलेवेंट नहीं है उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए शेयर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, 47,427 स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स बाहर से हम लोग के इंडिया में पढ़ रहे हैं। तो ये जो डेटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ये डेटा को आप हर एक इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर्स में कोट कर सकते हो कि आपको जब वे फ्रॉड लिखते हैं ना, तो वे फ्रॉड में अपन लिखते हैं कि हमें फॉरेन से रिलेशंस को अच्छा रखना पड़ेगा, उसके लिए हमें पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाना पड़ेगा, और इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बायलैटरल टाइज है, मल्टीलैटरल टाइज है, जो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी है, तो वो सारे हम लोग को एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ इम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, सब मिलकर काम करेंगे। जब एजुकेशन के ऊपर काम करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग ये डेटा डाल सकते हैं कि 47,000 बच्चे बाहर से इंडिया में पढ़ रहे हैं, और भी हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि बाहर के लोग यहाँ पर आके
शिक्षा ले सकें, जैसे अफ्रीका वगैरह कंट्री से आके शिक्षा ले सकें। ठीक है, अब देखिए चैलेंजेस, जो मेन चीज़ है हमारा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा GER है, जो हमने ऊपर देखा था, GER इंडिया का बहुत कम है। हमने देखा था कि 26% और 27% के आसपास है मेल फीमेल का। तो देखिए 88% है USA में, जो कि बहुत ज़्यादा है। 54% चाइना में है। ठीक है, एक या दो कोई भी एग्जाम्पल डाल दिए हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बहुत GER कम है हम लोग को उसको बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अब सोशल इनिक्विटी, जो भी आप हायर इंस्टीट्यूशन में चल जाइएगा, जैसे IIT है, तो IIT का फीस 1.5 लाख करके है एक सेमेस्टर का, पूरा साल में 3 लाख चल जाता है, तो बहुत ज़्यादा फीस है। ठीक है, ये IIT का फीस है, प्राइवेट कॉलेज में तो फीस अलग ही होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक फी वेवर मिलता है, तो वो वेवर अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका पापा का इनकम 6 लाख है, 7 लाख है, और आपका 3 लाख फीस में चला जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जो भी हमारा जो इनरोलमेंट है ना, सबसे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ 35% पैसा मिलता है, 65% पैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लेके जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, जो भी IITs है, जो भी एम्स है, ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आ गया। तो ये सारे पैसे ये लोग के पास मिल रहा है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, और ज़्यादा इनरोलमेंट इन्हीं के पास है। ठीक है, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा इनरोलमेंट होते हैं, बच्चे ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में है। ठीक है, पुअर एम्प्लॉयबिलिटी, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग 45% एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, मतलब बच्चे में। अगर आप 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसमें से 45 बच्चों को नौकरी लगेगा। ठीक है, तो आप ये डेटा डाल सकते हो एम्प्लॉयमेंट वाला में। उसके बाद यहाँ आप डाल सकते हो, एक और पॉइंट है, डिस्कनेक्ट बिटवीन एजुकेशन इन कॉलेजेस एंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन वर्क प्लेस। यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्शन है कि कैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जाता है, कुछ फिजिक्स पढ़ा जाता है, वहाँ पर जब काम करने जाओगे तो ऐसा कुछ पूछता ही नहीं है, उसमें कुछ अलग ही काम करना होता है। ठीक है, देखिए IIT में जो बच्चे होते हैं ना, उनका नौकरी कैसे लग जाता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ करते हैं। पढ़ाई के अलावा वो लोग कोडिंग वगैरह करते हैं। आप कोई भी ब्रांच में ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, आप पॉलीमर ले लो, मेटलर्जी ले लो, कोई भी ब्रांच ले लो, वो बंदा कोडिंग कर रहा होगा और कोडिंग में उसका जॉब लग जाएगा। ठीक है, तो लेकिन जनरली बाहर के कॉलेज में बच्चे कोडिंग वगैरह, उनका कल्चर उतना अच्छा नहीं रहता है, तो वो कर नहीं पाते हैं, और जो कर पाते हैं उनको अच्छा नौकरी लग जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यहाँ डेटा दिया हुआ कि 14% ऑफ HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया हैव वैलिड NAAC एक्रेडिशन। NAAC का फुल फॉर्म हो गया नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, एक्रेडिटेशन का मतलब मालूम ही होगा हम लोग को कि उसको मतलब वैलिडेट करना कि हाँ भाई ये अच्छा लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो 14% ऑफ HEI इन इंडिया हैव वैलिड NAAC एक्रेडिटेशन, मतलब 14% को ही वैलिडिटी मिली है NAAC से। NAAC मैंने बताया अभी, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेगुलेटरी का फ्रेमवर्क दिया हुआ, यहाँ सर बहुत सारे पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आ गया, फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये सब पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल NNAC। ठीक है, सॉरी NAAC होगा, यहाँ पर N लग दिया है, यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, तो ये दो बोर्ड है जो एक्रेडिटेशन देता है, मतलब वैलिडिटी देता है, उसको रैंकिंग देता है वगैरह वगैरह, ये सब करता है। और रेगुलेशन करता है UGC। अभी UGC बहुत ही हेड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके अंदर में नहीं, ये अलग ही डिपार्टमेंट से AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वगैरह वगैरह कुछ है। यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC। देखिए UGC का यहाँ पर ये हर जगह UGC देख लीजिएगा आप, UGC। ओके, फैकल्टी शॉर्टेज में आ जाइए। देखिए फैकल्टी शॉर्टेज, तो फैकल्टी तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत कम है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था पुपिल वाला जो था ना, पुपिल वाला जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो था ऊपर था 26 था ना एवरेज, और राजस्थान नहीं, बिहार झारखंड में 50 था, और कर्नाटका आंध्र प्रदेश में आपका कितना 18 करके था। ठीक है, तो फैकल्टी शॉर्टेज तो है ही। आप यहाँ देखिए एक और पॉइंट लिखा हुआ, देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोफेसर्स। ठीक है, प्रोफेसर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, वो जो मन करता करते हैं। IIT के प्रोफेसर आप देखे थे, वीडियो वायरल हुआ था, जो मन करता वो करते हैं, एकदम हवा में उड़ते हैं।
तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी है भाई, ठीक है। आप कुछ भी मन से अपने मन से नहीं कर सकते हो, तो लेकिन ऐसा अकाउंटेबिलिटी नहीं, अभी मैकेनिज्म ऐसा बनाया नहीं गया, ठीक है। जैसे यूएसए में मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में उसके जो प्रोफेसर्स हैं, जो फैकल्टी है, उनको इवेल्युएट किया जाता है या तो पीयर्स से या तो स्टूडेंट से। मतलब स्टूडेंट भी उनको स्टार देते हैं, रेटिंग देते हैं, और पीयर्स मतलब जो उनके दोस्त प्रोफेसर है वो भी उनको रेटिंग देते हैं। तो पीयर्स को तो मतलब नहीं बनता सब एक दूसरे को अच्छा रेटिंग दे देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक हाई लेवल टीचर है, कुछ एक लो लेवल टीचर है, तो हाई लेवल टीचर को लो लेवल वाले उसको रेटिंग देंगे, और हाई लेवल तभी पहुंच पाएगा जो उसको लो लेवल में होगा, उसको अच्छा रेटिंग हर बार मिला है। तो इस तरह के कुछ मैकेनिज्म हम बना सकते हैं, लेकिन अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। अब देखिए, इंडिया जो R&D में ना 0.65% खर्च करता है, जीडीपी का 0.65% खर्च करता है, और जो टॉप 10 इकोनॉमीज है हमारा, 1.5 से 3% खर्च करता है। तो हमारा जीडीपी पे R&D पे बहुत कम हम लोग का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके R&D पे नहीं करते हैं, मतलब हम लोग PhD रिसर्च स्कॉलर को उतना मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, उनको फंड्स नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और इनोवेशन भी नहीं हो रहा है। ये R&D वाला जो पॉइंट है, इसको हम हर जगह लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, ठीक है। हर जगह मतलब कहीं भी डाल सकते हो यार इसको। लो साइटेशन इम्पैक्ट। अब देखिए, साइटेशन क्या होता है, आप विकिपीडिया पढ़ते होंगे तो उसके सबसे नीचे में दिखते होंगे, हाँ भाई 1 2 3 4 करके बहुत सारा ब्लू कलर का लिखा रहता है कि हाँ यहाँ से लिया गया, यहाँ से लिया गया। तो बेसिकली साइटेशन है वो कहाँ से, जो भी डेटा ऊपर में दिया गया है कहाँ से लिया गया है, उसको साइट करते हैं लोग, ठीक है, लिखते हैं ताकि प्रूफ हो जाए, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ साइटेशन इन इंडिया इज हाफ ऑफ दैट ऑफ वर्ल्ड एवरेज। मतलब वर्ल्ड एवरेज का जितना साइटेशन है उसका आधा है इंडिया में, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हो। उसके बाद देखिए, ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक। जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जो भी उसमें ओवर सेंट्रलाइजेशन है। मतलब जो भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है स्टेट लेवल में या फिर सेंट्रल लेवल में, वो लोग उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उतना उनको ट्रांसपेरेंसी नहीं रहता है, कंट्रोल करती है, कभी भी किसी को डायरेक्टर बना देगी, कभी किसी को कुछ भी कर देगी। तो थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक मतलब पॉलिटिक्स वहाँ भी होता है, कौन डायरेक्टर बनेगा, कौन HOD बनेगा, इस पर वहाँ भी पॉलिटिक्स होता है, ठीक है। कोविड इम्प्लीकेशन, कोविड को तो हम हर जगह डाल सकते हैं। तो हम जानते ही हैं कि पैसिव लर्निंग हो गया है, अनप्रिपेयर्ड टीचर्स फॉर वर्चुअल क्लास। जिस तरीके से हम लोग अभी बहुत सारे मीम वगैरह में देखे थे, मीम मतलब कि वीडियो वगैरह वायरल होता है ना, उसमें देखे थे किस तरीके से टीचर्स को बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू डिलेज इन एग्जाम, क्योंकि एग्जाम बहुत लेट से कंडक्ट हो रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट उसके कारण है, क्योंकि डिग्री नहीं मिल रही है लोगों को, ठीक है। इंक्रीज एब्सेंटीइज्म, तो बच्चे एब्सेंट कर रहे हैं, मतलब खोल करके सो गए, ऐसा भी होता है, ठीक है। हेल्थ क्राइसिस तो है ही, बच्चे को हेल्थ क्राइसिस हो गया है, तो बच्चे अच्छे से क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे, और फैमिली प्रॉब्लम्स तो हो गए होंगे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेजर इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, पूरा का पूरा रट्टा मारना है, ठीक है। आप एक एक कर लो। इंप्रूविंग स्टूडेंट एनरोलमेंट में 1 या 2 3, अगर तीनों अलग अलग है, तीनों याद कर लो। जिस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर एड्रेसिंग फंडिंग रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। एम्स एट जो भी है रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, एम्स एट फाइनेंसिंग स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये फाइनेंस कर रहा है स्टेट इंस्टीट्यूशन को। उसी तरह यहाँ पर देखिए, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी हैफा 2018 एम्स टू लिवरेज फंड्स फ्रॉम मार्केट डोनेशन CSR फंड्स टू बी यूज्ड टू फाइनेंस इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोनों पॉइंट, दोनों स्कीम एकदम एक ही टाइप का। तो आप ये नया वाला याद कर लो, हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पर आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो याद करना ही है, ठीक है। न्यू UGC रेगुलेशन फॉर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग टू ऑफर एजुकेशन ऑन द डिस्टेंस मोड, ये बिल्कुल अलग है इससे, ये बिल्कुल अलग। देखिए इसमें देखिए GER का दिया हुआ है एग्जाम्पल, मतलब जो भी दिया हुआ है, और इसमें डिस्टेंस मोड का दिया हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट एकदम अलग हो गया। हालांकि इंप्रूविंग स्टूडेंट इनरोलमेंट में आ रहा है, लेकिन दोनों पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम था। अब देखिए यहाँ पर स्वयं पोर्टल है। स्वयं पोर्टल मैंने देखा, तो मैंने खोल कर देखा, इसमें ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ एक कोर्सेस अवेलेबल है, आप यहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हो फ्री में। यूट्यूब में भी बहुत सारे कोर्सेस है, और आप यहाँ से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। पढ़ाई करना चाहोगे तो कहीं से भी कर लोगे, ठीक है। बेटर रेगुलेशन ऑफ HEI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, HESI, was proposed to act as an overarching
रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन बाय रिप्लेसिंग यूजीसी एंड एआईटीसी। ठीक है, तो यूजीसी जो ऊपर देखे थे हम, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो इसको रिप्लेस करने की बात किया गया है HECI। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग रिप्लेस कर दिया, उसी तरीके से इसको रिप्लेस करके कुछ एक चीज़ें इनको पावर दी जाएगी, कुछ एक चीज़ें इसमें इंप्रूवमेंट होगी, मॉडिफाई होगा, ये सब कुछ होगा। रिवाइटलाइजिंग रिसर्च इकोसिस्टम, रिसर्च का हमने देखा था कि 0.65% ही हम लोग GDP का इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए ये सारे चीज़ें स्कीम्स लाए गए हैं। ठीक है, रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन स्कीम। ठीक है, तो इसका अंदर में देखिए, सिर्फ आप स्कीम याद कर लोगे ना, कुछ एक रिपोर्ट, कुछ एक मैगजीन्स आते हैं जिसमें सिर्फ स्कीम्स दिए रहते हैं, तो सिर्फ स्कीम्स याद करके नहीं होगा, आपको स्कीम्स के अंदर में कुछ एक कम से कम जो मेन पॉइंट है उसका वो याद करना पड़ेगा। ठीक है, एम्स एट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद देखिए PMRF स्कीम टू एनहांस क्वालिटी ऑफ टेक्निकल रिसर्च। देखिए ये दोनों एकदम सेम टाइप का, तो कोई भी याद कर लो। उसके बाद देखिए इम्प्रिंट, जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IIT एंड ISC टू बूस्ट ओरिजिनल। देखिए यहाँ पर जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ IIT ISC, ये थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन आप 1-2 याद कर लो। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ तीसरा स्पार्क एम्स एट इम्प्रूविंग द रिसर्च इकोसिस्टम, ये भी सेम है, तो इसमें से आप एक याद कर लो और ये याद कर लो, या फिर एक याद कर लो, ये तीनों में से कोई एक याद कर लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 पॉइंट काफ़ी होता है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2015, ये बेसिकली इंस्टीट्यूट्स को इनकरेज करेगा कि कम्पीट करने के लिए एक दूसरे से, क्योंकि कम्पीट करेंगे तो वो लोग इनोवेट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, ये सब। अब देखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ इमिनेंस बहुत फेमस हुआ था कुछ साल पहले, नहीं कोविड के पहले शायद, तो बहुत फेमस हुआ था, और इस पर एक क्रिटिक्स बोल रहे थे कि हमारा जो जियो इंस्टीट्यूट है उसको भी इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस का दर्जा दे दिया गया है, और वो अभी असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अभी बन ही रहा है, बनने शुरू भी नहीं हुआ, तो उसको ऐसा दे दिया गया है, तो यहाँ पर अंबानी का पैसा काम कर रहा है भाई। तो ये बात था, ये तो ठीक है, हम लोग को एक ये दिया हुआ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस, इससे रैंकिंग करते हैं, और इससे भी रैंकिंग करते हैं NIRF, इसी के अंडर में बेसिकली ये आता है। तो अब देखिए मैंडेटरी असेसमेंट, UGC हैज मेड NAAC assessment compulsory for all HEI that apply for funding। जो भी HEI मतलब हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अगर फंडिंग के लिए अप्लाई करेगी तो उसको NAAC से असेसमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंडेटरी कर दिया है। NAAC का मतलब मैंने बताया था आपको, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ऐसे कुछ था ना, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ठीक है, AICTE recently announced that at least half the programs run by HEI must be accredited by NBA। तो ये भी हमने देखा था, ऊपर में था नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। ठीक है, तो इन्होंने भी ये रिकमेंड करा है कि AICTE ने बोला कि NBA से आपको ये लेना पड़ेगा, कम से कम हाफ ऑफ द प्रोग्राम्स के लिए आपको एक्रेडिटेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज में क्या है देखते हैं हम लोग। देखिए कोविड-19 एक नया तरीका लेकर के आया है, इसमें लर्निंग प्रोसेस का एक नया तरीका लेकर आया है। बच्चे ऑनलाइन से बैठते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग को जाना नहीं पड़ता है कॉलेज। हम लोग का जो हॉस्टल है वहाँ से कॉलेज जो है IIT खड़गपुर में 2-2.5 किलोमीटर था, तो साइकिल से जाना पड़ता था भाई, बहुत लफड़ा। अभी मस्त सो के उठते हैं 7:55 में, 8 बजे क्लास कर लेते हैं बिंदास, 7:55 में भी 7:59 में उठते हैं और 8 बजे क्लास करते हैं मस्त। तो ये एक अलग ही तरीका है पढ़ने का, और इसमें आप कह सकते हैं कि अभी पहले ना नॉर्मल फॉर्मल तरीके से एग्जाम्स होते थे, मिड सेम होता था, एंड सेम होता था, अभी कंटिन्यूसली टेस्ट होते रहते हैं, असाइनमेंट्स मिलते रहता है, तो बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है टीचर के साथ, तो ज़्यादा सीख पाता है। ठीक है, इसमें और भी नेगेटिव पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट एक मैंने बता दिया आपको। ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स, जो मार्केट है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का, जैसे बायजू है, अनअकैडमी है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ही तो है लोग, तो बोला गया कि 2 बिलियन का मार्केट हो जाएगा 2021 में, मतलब हो चुका है। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेक्टर बन सकता है। मेकिंग टीचिंग एन अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव करियर, जैसे कि हम जानते हैं कोई जैसे IIT के बच्चे हम लोग देखते हैं, तो IIT में जो मेजर बच्चे हैं ना, वो लोग चल जाते हैं कोडिंग वाले, माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, सब चल जाते हैं। उसके बाद जो बचते हैं वो थोड़ा बहुत कुछ एक नॉर्मल कंपनीज होती है उसमें जाते हैं, उसके बाद कुछ एक स्टार्टअप्स में चल जाते हैं, उसके बाद कुछ एक गवर्नमेंट जॉब में चल जाते हैं, IAS वगैरह में। उसके बाद जो बचते हैं वो लोग टीचिंग लेते हैं। मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, कुछ लोगों को पढ़ाने का शौक होता है तो वो तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है जिनसे कुछ नहीं होता वो लोग टीचिंग ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप टीचिंग को भी भाई 20 लाख कर दो, 20 लाख पढ़ाने आओ, 20 लाख ले जाओ।
ठीक है। तो यहाँ पर भी लोग आएंगे, हाँ भाई यहाँ 20 लाख मिल रहा है, पैसे के लिए सब लोग जाते हैं भाई, ऐसा कुछ शौक नहीं होता है, कोडिंग करने का शौक है हमको, सब पैसे के लिए जाते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज, जो भी आप पढ़ाते हो ना कॉलेज में, उसका वो यूज होना चाहिए हमारा इंडस्ट्री में। ठीक है। आप कुछ और पढ़ा रहे हो, आप कुछ ग्राफ बनवा रहे हो यहाँ पर, और इंडस्ट्री में जा रहे हो तो ऐसा कुछ काम ही नहीं है वहाँ पर कुछ और ही काम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बढ़िया से पढ़ाइए जो काम है। ठीक है। रीडिफाइनिंग इनरोलमेंट इंडिकेटर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग GER का यूज करते हैं, लेकिन अभी कुछ रिसर्चर्स बोल रहे हैं कि EER का यूज कीजिए। GER क्या था कि 18 से 23 साल के बीच में जितने बच्चे हैं उनमें से कितना परसेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है। लेकिन EER बोलता है कि जितने 18 से 23 में जितने बच्चे हैं उनमें से 12वां पास कितना किया है, और उतना में से आप निकालिए। ठीक है। मान लीजिए कि 100 बच्चे हैं 18 से 23 के बीच में, उसमें से 50 बच्चे 12वां पास किया है। ठीक है। अब उसमें से 10 बच्चे जो है आपका हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोलिएगा EER जो है ना 10/50 × 100, यही होता है ना जी, 10/50 × 100, तो बोलेगा 20% EER है। लेकिन अभी GER निकालिएगा तो 10% आएगा, क्योंकि 10/100 × 100 तो 10% आ गया। तो आपका EER अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर रहा कि हाँ भाई इतने बच्चे 12वीं पास किए हैं, तभी ना वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ पाएंगे। मोर प्लेयर्स इन द सेक्टर ऑफ NAAC की जैसे NBA था और NAAC है, तो उसके ऐसा और भी प्लेयर्स लेके आइए, क्योंकि ये वाला जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये वाला किसके ऊपर पढ़े हैं, ये हमारा जो रिपोर्ट आया था अभी उसी के ऊपर पढ़ाई कर रहा है ना। ये जो रिपोर्ट था ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट क्या था, वॉलंटरी अपलोडिंग ऑफ डेटा, वॉलंटरी इसको अपलोड किया गया। तो क्योंकि जो हमारा NAAC है उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है ताकि वो खुद कलेक्ट करे। ठीक है। क्योंकि वॉलंटरी अपलोड किया गया तो गलत भी कर सकते हैं ना वो लोग। ठीक है। तो NAAC और NBA को एक अच्छा सा आप रिसोर्सेज दीजिए और उसके तरह और भी इंस्टीट्यूशन बनाइए ताकि अच्छे से वो लोग रेगुलेट कर सके, ताकि अच्छे से वो लोग एक्रेडिटेशन कर सके। ठीक है। रेगुलेट कर सके, मॉडिफाई कर सके, वैलिडेट कर सके, सबका मतलब यही है। ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एजुकेशन ऑलरेडी हम लोग का बहुत हॉट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आते रहता है, और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो एकदम यूनिक टॉपिक हो गया, तो इससे क्वेश्चन आएगा, मतलब आना चाहिए, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करना है और क्वेश्चन करना है। बहुत मजा आया क्वेश्चन करने में, बहुत सारा पॉइंट इसमें मिल गया हमको। ठीक है। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।